हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग रियल नंबर चैप्टर आपको बताएंगे। देखिए, रियल नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज मैं आपको पूरा दूंगा। तो रियल नंबर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो, और अब मैं आपको आज इसके बाद एक एक एक्सरसाइज करके लगातार हर वीडियो में आपको आगे की एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहूँगा, पूरी एनसीईआरटी बुक्स का, और आगे की चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा। देखिए, रियल नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर में से पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 9th में नंबर सिस्टम आपने जो पढ़ा था, हो सकता है मिस हो गया हो, तो नंबर सिस्टम की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसको याद कर लीजिए, रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो रिकॉल करते हैं 9th की जो बातें हैं हमारी। पहला हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होते क्या है? पूर्णांक संख्या है। इंटीजर्स होते क्या है? आपने जो चीज नंबर लाइन आपने देखी होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी सो ऑन और इधर भी सो ऑन होता है, ठीक है ना। तो ये दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो निगेटिव पार्ट्स वाले हैं, जो इधर जा रहे हैं, ऐसे ये जो जा रहे हैं, इनको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इनको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो इधर जा रहे हैं हमारे पॉजिटिव वाले, इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो बीच में हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं। इसको हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में हमने क्या जाना कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी है, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं। और इसमें जो निगेटिव हैं उनको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, जो पॉजिटिव हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो जीरो है उसको हम लोग जीरो इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है नेचुरल नंबर। सेकंड क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते ही हो प्राकृतिक संख्या के बारे में, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। आप जानते हो कि इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ एक चीज और आप याद कर लीजिएगा कि अभी एक क्वेश्चन जो है बनता है कि नेचुरल नंबर्स को और भी एक चीज कही जाती है, उसको क्या कहते हैं कि हिंदू अरेबिक नंबर। इस 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर को हम हिंदू अरेबिक नंबर भी कहते हैं। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदू अरेबिक नंबर कौन से होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं को हिंदू अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदू अरबी नंबर, हिंदू अरबी संख्या, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 सो ऑन। 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद विषम संख्या, इसको भी आप लोग जानते ही हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद सम संख्या। सम संख्या के बारे में भी आप लोग जानते हैं। सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से और खुद से डिवाइड होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सम संख्या। 2, 4, 6, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। सम संख्याओं को आप जानते हैं 8, ठीक है। विषम संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, ठीक है। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो अभाज्य होती हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। अभाज्य मतलब जो जिनके कम से कम, मतलब जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। केवल और केवल 2 फैक्टर्स से मतलब
एक तो वन और दूसरा वो इटसेल्फ, मतलब एक तो वो खुद होते हैं और दूसरा क्या होता है फैक्टर वन। तो प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं एक नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 लाइक दैट, ये सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। आप प्राइम नंबर्स में एक चीज देख रहे हैं कि 2 3 5 ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और इनके प्राइम नंबर्स में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो 1 से कटते हैं और दूसरा वो खुद से कटते हैं, और किसी तीसरे नंबर से वो नहीं कटते हैं, ठीक है ना। और आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और यहाँ पर जान रहे हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो कौन होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है 2, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर तो वो कौन है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो बात आई थी 1, तो 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है। 1 को आप ना अभाज्य कहते हैं ना भाज्य कहते हैं, ठीक है ना। 1 दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगले नंबर पर बढ़ते हैं, वो क्या है कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर बहुत निम्न प्रोनाउंसिएशन है। तो कंपोसाइट नंबर क्या होते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो मीन्स जैसे 4 6 8 9, ठीक है। ये सब क्या है भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स में एक और भी चीज आप ध्यान देंगे कि केवल 2 को छोड़कर और सारी डिजिट्स जो होंगी वो ऑड नंबर्स होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। और देखिए भाज्य संख्या पर 4 6 हम देखते हैं ये 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। मेन चीज पर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो वो क्या है कंपोसाइट नंबर है। आप यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए याद रखने के लिए कि 1 इज नॉट a composite, 1 is not a composite and not a prime number। मतलब ना 1 कंपोसाइट नंबर है ना ही 1 प्राइम नंबर है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग को प्राइम नंबर्स पर आते हैं। तो हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब सहअभाज्य संख्या। को प्राइम मतलब देखिए यहाँ पर आप एक नंबर नहीं है, को प्राइम मतलब जोड़े में रहेगा। ऐसे दो नंबर जिनका मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स, नंबर नहीं ऐसे दो प्राइम नंबर्स मतलब जिनका प्राइम नंबर्स भी नहीं कहिए, ऐसे दो नंबर्स जिनके एचसीएफ जो हो वो 1 होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वो 1 होना चाहिए। तो वो जो होते हैं को प्राइम है, जैसे 1 5 2 7, ठीक है। इनमें आप देखिएगा एचसीएफ निकालिए तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए हमारा रियल नंबर में हमारे पास थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बारी बारी से चीजें पढ़ रहे होंगे, लीमा, थ्योरम, एल्गोरिथम। तो इनका कोई और मतलब नहीं है, इनका मतलब है किसी चीज के हर स्टेप को बताना, ठीक है ना।
लीमा सब चीजें एक ही चीज है। जैसे आपने किसी डिवीजन को किया तो उसके जितने स्टेप आए उन सबको बताना, ठीक है ना। तो ये तीनों वर्ड्स एक ही है, एल्गोरिथम, थ्योरम एंड लीमा, तीनों का मतलब लगभग एक ही है। यहाँ पर देखिए हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहता क्या है हमसे, ये हमसे कहता है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a that is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 or less than equal to b। इसको इन शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं कि a डिविडेंड डिविजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट डिविजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दे रहा हूं कि जैसे हमने सपोज कर लिए 5 है, ठीक है, यहाँ पर 26 लिखा, तो आप देख रहे हैं 5 5 जा 25 है 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस कहने का सेंस क्या है कि जो हमारा 26 होता है डिविडेंड, ये किसके इक्वल होगा, डिवीजर, इसको कहते हैं डिवीजर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, और इसको कहते हैं डिविडेंड। तो जो आपका डिविडेंड है, हमने आपको फार्मूले के रूप में बना के बताया, डिविडेंड जो है वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, इनके मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। इस चीज को इस थ्योरम के थ्रू और बताया गया है। और जो ये हमारा रिमाइंडर होगा इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और या फिर 5 से मतलब इस डिवीजर से छोटा होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। जैसे अगर आप 26 की जगह हम लिख देते 25, तो ये क्या हो जाता आप जान रहे हैं, 0 हो जाता कि नहीं हो जाता, ये 0 हो जाने का मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लीमा आपने समझ लिया होगा। अब आपको इससे इस पर मतलब आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसे एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन लीमा के थ्रू हमको एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, वो आपको निकालना होता है। तो वो देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा से कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही उठाया है, देखिए जैसे 135 है एंड 225 एंड 225 है, 135 एंड 225। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका क्या, एचसीएफ, इसका क्या प्राप्त करना है आपको, एचसीएफ। तो आप देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, इस चीज को आप समझिए, इनका एचसीएफ हमको प्राप्त करना है। तो देखिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देखिए इसको करने का एक प्रोसेस है, मैं इसको रब कर रहा हूं इधर। तो देखिए इसको करने का प्रोसेस क्या है, जो स्मॉलेस्ट होगा उससे हम दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे। तो 135 से 225 को जब डिवाइड किया तो कितने टाइम, वन टाइम गया, दिस इज कितना बचा 550, 12 में से 3 गया 9, आपका बचा कितना 90, कितना आया 90। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, देखिए डिविडेंड था 225, दैट इज डिवीजर है 135, क्वोशिएंट है 1 एंड रिमाइंडर आया 90। हम तब तक इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस अप्लाई होता रहेगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है हमारा 0 नहीं हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए हम इसको अप्लाई करते रहेंगे। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर हमारा 90 आया है और डिवीजर, ठीक है, जो था, अब हम अपने इस रिमाइंडर से डिवीजर को फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम गया,
कितना आया 5 and 4। फिर से देखिए ये आपका 0 नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा फिर से बना क्या 1। इसी को कहते हैं लीमा और जो थ्योरम के स्टेप हैं, ये सब लिखे जा रहे हैं स्टेप एक के बाद एक। 135 को हम क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पर भी हमने देखा क्या कि रिमाइंडर हमारा 45 है, वो 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा प्रोसेस अभी कैरी ऑन रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब 45 को लेंगे और फिर से डिवीजर को डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो अब देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 90 दैट इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर, क्या लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे क्या रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस अब खत्म हो गया। अब आप ये ध्यान रखिए, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस समय जो चीज डिवीजर होगी, जो चीज डिवीजर होगी वही हमारा HCF भी होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा होगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा, मतलब ये 45, वो डिवीजर ही आपका क्या होगा HCF होगा। तो हेयर HCF इज क्या 45। ठीक है, ये 45 HCF केवल 135 and 225 का नहीं होगा, ये हर उसका होगा। जैसे पहले में हमने 225 और 135 लिया था, दूसरे में हमने क्या लिया 90 and 135, और थर्ड में क्या लिया 90 and 45। तो इसका मतलब ये HCF हमारा 225 and 135 का तो होएगा ही होगा, साथ में ये HCF किसका होगा 135 and 90, एंड साथ में और किसका होगा 90 and 45। ठीक है, ये हमारा HCF होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन बताऊंगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जब हम HCF निकालना होगा हमको, तो HCF निकालते समय हम पहली चीज क्या देखेंगे, पहली चीज ये देखेंगे जो स्मॉलेस्ट है उसको, दूसरे वाले को उससे हमको डिवाइड करना होगा। हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको स्टेप के रूप में लिखेंगे, जो हमने ये बताया है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो उस रूप में हम इसको लिखेंगे। आप देख रहे हो, आपको मैं बता चुका हूं कि ये चीज डिवीजर कहलाती है, ये चीज डिविडेंड कहलाती है, ये चीज क्वोशिएंट कहलाती है, और ये रिमाइंडर ऊपर आपको मैं बता रखा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद रिमाइंडर 0 हमारा नहीं आया पहले स्टेप में, तो हम अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उससे डिवीजर को फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि फिर से 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं आने का मतलब कि हमको अगले स्टेप में भी जाना पड़ेगा। अगले स्टेप में जाने के लिए फिर हमने क्या किया, रिमाइंडर से डिवीजर को फिर से डिवाइड किया, और डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो जिस लास्ट स्टेप में जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो स्टेप क्या कहलाएगा, उसका जो डिवीजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा 45, और ये HCF इन तीनों स्टेप्स के लिए सेम होगा, मतलब 225 और 135 के लिए, 135 और 90 के लिए, और 90 और 45 तीनों का जब हम ये लेंगे तो हमारा सेम होगा। ठीक है ना, अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हमारी इस रियल नंबर की एक अगली थ्योरम है, वो है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स
and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. देखिए आपको ये बात समझ में आ नहीं रही है, बात समझ में आने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। पीछे जाने का मतलब क्या है, हमने आपको बताया कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है, हमको बताने का प्रयास ये किया जा रहा है इस थ्योरम के थ्रू। देखिए ये थ्योरम कहती है जैसे सपोज कर लीजिए हमारा कोई फैक्टर 16 है, 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो ले लीजिए, ठीक है ना। इसको जब हम इसके फैक्टर जब हम करते हैं तो आपको पता है 2 2 9 जा 3 3 3 1 जा, ठीक। तो इस 18 को जब हम तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, छोटे छोटे उसमें तोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो हमसे कह रहा है कि कंपोजिट नंबर जो होता है उसको कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में इसको फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको प्रोडक्ट में फैक्टराइज किया जा सकता है। इस चीज को ये थ्योरम हमारी बताती है। और इस थ्योरम में आपके होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस से, हमारे जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है आपकी बुक में कि 6 and 20 इनका एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्त हमको निकालना है। तो पहले हम देखिए क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो 6 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 3 होता है, और जब हम 20 को फैक्टराइज करते हैं तो वो क्या होता है, 2 into 2 4 into 5 4 5 जा 20। तो जब हम एचसीएफ निकालने जाते हैं तो आप लोग जानते हो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने भी पद हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं केवल वही उतरेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया हमारा 2, यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया 2, एंड द एलसीएम इज, कॉमन तो उतरेगा ही उतरेगा, इसके से रेस्ट में जितने भी लिखे हुए डिजिट्स सब उतर आएंगे। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके अन्य एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए जाएंगे। अभी मैं एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, अपना अगला टॉपिक जो है वो है क्या, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, ठीक है ना, वो 9th में पढ़ रखा है, पीछे आपने थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल। अब मैं इसको फुल डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको बताऊंगा। देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या है, वे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q के फॉर्म, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वहां पर Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि P और Q क्या है, आर इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स हैं। P और Q दोनों क्या है आपके, ये इंटीजर्स हैं। एक चीज अब ध्यान रखें। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स वे होते हैं जिनको P और Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए दुनिया में 3 ही प्रकार के नंबर हम लोगों ने पढ़े हैं। एक नंबर होता है जिसको डिवाइड करने पर वो पूरा कट जाता है, जैसे 11/2 है तो ये कट जाता है, ये आ जाता है 5.5। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। ये खत्म हो जाने वाले नंबर होते हैं, ये टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड टाइप के नंबर हम लोगों ने पढ़े हैं, वो होते हैं जैसे 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये आया 3
3.3333 सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार, बार का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग सॉरी, इसको इसमें बार लिखते हैं 3.3 बार, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्योंकि ये कट तो रहा नहीं है, खत्म तो हो नहीं रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये आपका सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो होता है आपका, वो कोई नंबर हो जैसे जो कटे ही ना, समझे, कट भी नहीं रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, जैसे आप ऐसे करते हो 7 9 2 8 5 2 5 6, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और कट भी नहीं रहा है पूरा, तो ऐसे नंबर्स क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को समझिए, इस तरीके के 3 नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाले 2 नंबर्स हैं, मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो नंबर होता है ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। इरेशनल नंबर में आप पाई की वैल्यू भी इरेशनल नंबर होती है, जैसे 22/7 को जब हम करते हैं 3.14 और कटता चला गया, वो नहीं होता, इरेशनल नंबर्स में आता है। जैसे √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, दीज आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स उन सबको कह सकते हैं जो रूट के अंदर हो, मतलब हर नंबर जो रूट के अंदर हो, जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, बट हर वो नंबर जो रूट के अंदर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हर रूट के अंदर का नंबर क्या कहलाता है, वो हर नंबर क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप जान गए कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे आपको ऊपर दिखाया गया है √2 √3 √5, ठीक है ना, √7, जिनका स्क्वायर नहीं हो सकता वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, इरेशनल के अंतर्गत आते हैं। और जिनका स्क्वायर हो जाता है जैसे √25, तो वो रेशनल के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि 25 का 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, तो इस पर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर की हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, P डिवाइड्स A वेयर एज A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इस एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए इसको, इसमें कुछ है नहीं कहने का, कह क्या रहा है आपको, अभी इसका यूज, इस थ्योरम का यूज आगे बहुत होगा, लेकिन अब क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। जैसे कोई भी आप एक को ले लीजिए, जैसे 5 डिवाइड्स 25 स्क्वायर, अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये थ्योरम कहती है कि दिस इंप्लाइज, क्या कहता है ये थ्योरम, क्या कहती है हमसे, ये थ्योरम कहती है कि 5 जो है
वो 25 को भी डिवाइड करेगा। 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम स्टेट करती कहती है हमसे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि प्रूव दैट, आपको क्या करना है, प्रूव दैट √2 is a irrational number. Prove that √2 is a irrational number. ठीक है ना। आपको प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पर हम लोग पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको जो चीज प्रूव करनी है पहले हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा विरोध गलत साबित हो जाता है तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको क्या करना है कि हम जो विरोध कर रहे हैं उसको गलत सिद्ध करना है किसी तरीके से, ठीक है ना। और उसको सिद्ध करने के लिए ये थ्योरम हमारी बहुत यूज होगी। देखिए हम लोग करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना था, इरेशनल नंबर। क्या करना था, तो इसका उल्टा हमने मान लिया। इसका उल्टा मान लेते हैं क्या, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। इसका अपोजिट हम मान के चल रहे हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, इसका उल्टा हम लोग मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, अगर √2 रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। यहां पर आप जान ही रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q हमारे क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं, जिनको क्या कहते हैं, कोप्राइम्स। क्या कहते हैं, कोप्राइम्स। और कोप्राइम की खासियत क्या होती है कि इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पर P और Q क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम, सहभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम, ठीक है, कोप्राइम्स एंड हैव HCF 1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि P और Q का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। अब आप देखिए इसको क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं, तो √2q डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड में स्क्वायरिंग किया तो क्या हो गया, 2q स्क्वायर डेट इज इक्वल टू p स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही, 2q स्क्वायर डेट इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको हम और अच्छा करें तो q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान 2, ओके। अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। तो इसका मतलब p भी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स p भी होगा, ठीक है ना। तो उसी थ्योरम को हम यहां पर लेके आ रहे हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं अभी, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं तो पड़ेगी। तो अगर हम इसको मान लें 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो ये देखिए क्या कहता है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p आल्सो। यही तो बात हुई कि अगर यहां पर भी आप आल्सो शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 2 डिवाइड्स p आल्सो, ओके। ये चीज को आप समझ रहे होंगे। अब अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर है तो 2, भाई सीधी बात है, p स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, यही तो हमने थ्योरम बताई थी ऊपर, तो अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। यही चीज हमारा यहां पर यूज है। तो इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन
हम मतलब इक्वेशन फर्स्ट पे इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, पी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स पी आल्सो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप इसको देखिए कि यहां से भाई हमारा p/2, हम इस p/2 को अब कुछ थर्ड कांस्टेंट मान लें, जैसे c, ठीक है, कोई थर्ड। तो यहां से क्या हमको प्राप्त होने जा रहा है, p डेट इज इक्वल टू 2c। आपको कोई दिक्कत, क्योंकि आपका p को 2 भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई चीज प्राप्त होगी आपको, तो वो c प्राप्त हुई, ठीक है। अब इस p की वैल्यू हम कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 क्या करते हैं, देखिए √2q डेट इज इक्वल टू 2c। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पर p की जो वैल्यू निकली है इसको हमने रख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हमने बोथ साइड में स्क्वायरिंग किया तो ये क्या हो जाता है, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब आप डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर अपॉन 4 डेट इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो कट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैं यहां पर इसको इस साइड में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यू स्क्वायर बाई 2, देखिए फिर से वही चीज आ गई। अब क्यू स्क्वायर को 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या कहता है, यहां पे लिखेंगे आप क्या, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q also, 2 divides q square + 2 divides q also। अब 2 divides q also है तो इसका मतलब q/2 बराबर कितना, कोई और अन्य मान लीजिए आप, जैसे वहां c माना तो यहाँ d मान लीजिए, तो q बराबर क्या आ गया, 2d। अब एक चीज को इन दोनों में आप ध्यान दीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो दो चीजों में एक चीज ध्यान दीजिए, आपको देखने लायक मिल रही है। क्या, हमने आपको ऊपर बताया p और q क्या है, कोपाइन, जिनके हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, 1 होना चाहिए, जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी देखिए 2 है और यहां पर भी 2 है, यानी दोनों में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स 2 है, मतलब एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। अगर एक कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने एजम्पशन किया था, जो चीज हमने मानी थी वो गलत है, ठीक है ना। जो चीज हमने मानी थी वो गलत है। गलत क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल गया। यहां पर आप लिख के देख लीजिए, p आपका हो गया 2c, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल जाने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, मतलब इनका HCF1 नहीं हो सकता, HCF1 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमने माना था, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या है, गलत है। हमारा एजम्पशन अगर गलत है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे, देयर are a common factor 2 of p and q which are against our assumption, which are against our assumption that √2 is a rational number, ठीक है। तो ये हमारे एजम्पशन के अपोजिट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप ऊपर देख लीजिएगा, देन वी कैन से that
√2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल नंबर। बात समझ में आई आपको? पूरी चीज को फिर से एक बार समझ लीजिए। हम लोगों ने √2 को क्या किया था? इरेशनल नंबर प्रूव करना था। हमने √2 को क्या लिया? मान लिया हमने √2 रेशनल नंबर है, हमने मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन माना, हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग किया और अपोज करके हम सवाल को सॉल्व करने चले। हमने रेशनल नंबर माना। रेशनल नंबर मानने पर हमने क्या कहा बेटा? हमने रेशनल नंबर मानने पर कहा, हमको बताया पीछे रेशनल नंबर, तो इसको हमने p/q के रूप में मान लिया। p एंड q हमारे क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये को प्राइम नंबर्स होने का मतलब है इनका HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो हम इसी को लेके चल रहे हैं, यही मेन आधार है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। √2q बराबर क्या हो गया? p। ठीक है, ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो हमको ये चीज मिली। यहां पर मिलने पे हमने देखा 2p² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। फिर इसको जो डिवाइड किया तो हमने मान लिया कोई दूसरी चीज आ गई c, तो c को हमने इसके तो p बराबर क्या हो गया? 2c हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया तो हमको ये प्राप्त हुआ √2q बराबर 2c। √2q बराबर 2c प्राप्त होने के बाद इसको हमने फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो बोथ साइड में स्क्वायर किया तो 2q² बराबर 4c² आ गया। यहां पर हमने वैल्यू रखी तो फिर से हमको एक चीज मिली q²/2 दैट इज इक्वल टू c²। तो इसका मतलब q2 जो है वो q² को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब q को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स q², देन 2 डिवाइड्स q आल्सो। हमने फिर वही चीज लिखी, कोई नेक्स्ट कांस्टेंट लिख लिया, 2 को इधर किया तो q बराबर 2d। q बराबर 2d आया था और p बराबर 2c आया था। हमने देखा क्या कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर, देयर आर ए कॉमन फैक्टर 2 ऑफ p एंड q। p एंड q का जो एक कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2 है। ठीक है ना? विच आर अगेंस्ट अवर अजम्पशन, जो हमारी सोच के अपोजिट में था। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारी सोच क्या थी कि √2 इज ए रेशनल नंबर। हमारी सोच थी कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो ये सोच गलत हो गई। ठीक है, ये सोच गलत हो गई। देन वी कैन से दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना? इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो √3, √4, √5 ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना? वीडियो को पास करके आप लोग नोट डाउन कर लें। सो दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी रेशनल और इरेशनल नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 5 - 2 इज इरेशनल। तो फिर से वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है हमारा? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि फर्स्ट वी सपोज दैट 5 - √3 इज अ लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या करके चलेंगे? 5 - √3 को रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो समझ रहे हैं आप? रेशनल नंबर मानेंगे तो हमको क्या करना है? 5 - √3 को हम क्या मानेंगे? p/q के रूप में मानेंगे। p/q के रूप में मानेंगे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और हमारे जो p और q है क्या है? को प्राइम्स हैं, को प्राइम नंबर। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है? जहां HCF क्या होगा? ये 1 के इक्वल होगा। HCF कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब 5 - √3 दैट इज इक्वल टू PQ है, P/Q है। अब आप क्या करिए? 5 इधर P/Q को इधर रख दीजिए और 5 को 5 - P/Q दैट इज इक्वल टू 8 √3। तो ये देखिए, अब आप एक चीज समझ में आ रही होगी, आपको दिखाई भी दे रही होगी क्या? 5 क्या है?
रेशनल नंबर, ओ 5 है रेशनल नंबर, ये p अपॉन q में ये भी रेशनल नंबर, बट दिस इज व्हाट, दिस इज इरेशनल नंबर। और क्या रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? इज इट नॉट पॉसिबल। ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इसको और थोड़ा सॉल्व आउट कर दें तो 5q माइनस पी अपॉन q डेट इज इक्वल टू √3। दिस इज व्हाट, रेशनल। दिस इज क्या है? रेशनल नंबर। और दिस इज क्या? इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, कहने का सेंस क्या है, देखिए पी एंड क्यू आपके इंटीजर सही है, तो जब इंटीजर से किसी इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर है जो हमारे एजम्पशन के विरुद्ध है। हमने क्या माना है कि रेशनल नंबर है, इसका मतलब है कि हमारे एजम्पशन के विरुद्ध है, अपोज में जा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग इसके अपोज में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आप लिखोगे क्या कि रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इट इज अपोज ऑफ आवर एजम्पशन। ठीक है, देन दिस इज अपोज ऑफ आवर एजम्पशन। मतलब जैसा हमने सोचा था ये उसका अपोज है। आवर एजम्पशन दैट 5 minus √3 is a रेशनल नंबर। मतलब ये हमारा जो हमने माना था कि 5 minus √3 इज रेशनल नंबर, ये इसका अपोज है। अपोज है इसका मतलब 5 minus √3 इज अ रेशनल नंबर। 5 minus 2 इरेशनल इसे रेशनल नंबर का अपोज है, तो ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पास करके इसको नोट डाउन कर लें। हम अपने रियल नंबर के अगले टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। देखिए अगला टॉपिक कहता क्या है कि रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए रेशनल नंबर वही होते हैं ना जिनको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टर्मिनेटिंग कब होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कब होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं जब, तो वहां पर Q का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जो P अपॉन Q में Q है वो अगर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन क्या है, वो टर्मिनेटिंग है, वो जो है एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और जब इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि आप जानते हो रेशनल नंबर दो ही चीजों का होता है। ठीक है ना, तीसरे वाला तो इरेशनल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें कोई भी आप एक ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 3 अपॉन 40, 3 अपॉन 40 ले लिया। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 3, 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 5 जा 40। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। देखिए यहाँ पर जो Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। और यहां पर देखिए एक एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए ऐसा जो फॉलो ना करे।
जैसे 1/70 लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो 1/70, तो 1/70 को हम क्या करते हैं, ठीक है, 70 को 2 5 जा 10 इंटू 7, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज हमको मिल गई, क्या, 7, नहीं तो ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो बन जा रहा था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है, 7। तो 7 अब ये क्या है, ये फॉलो नहीं कर रहा है किसको, 2 की पावर n 5 की पावर m को। अब ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें।